साथ एक मां के समान भी थीं। निहारिका को गुरु कावेरी ने ही पाला पोसा था। निहारिका गुरु कावेरी की बात सबसे ज्यादा मानती थी और अगर गुरु कावेरी उसे सब कुछ समझाती तो निहारिका के लिए इस स्थिति को स्वीकार करना कहीं अधिक आसान हो जाता। बेशक इसके बावजूद इसका मतलब यह नहीं था कि विराट को खुद आगे बढ़कर निहारिका को इस बारे में बताना चाहिए था। जुबैदा और गुरु कावेरी दोनों ने ही उसे इस बात का खुलासा न करने की सख्त चेतावनी दी थी और विराट स्वाभाविक रूप से उनके आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सच कहा जाए तो जुबैदा और गुरु कावेरी के इन आदेशों से विराट ने मन ही मन राहत की सांस ली थी। हालांकि वह नहीं चाहता था कि जुबैदा उनके इस गुप्त रिश्ते की वजह से परेशान रहे, लेकिन इस मामले को संभालना भी आसान नहीं था। एक बार जब उनका रिश्ता सबके सामने आ जाता तो निश्चित रूप से पूरे तलवार संप्रदाय में एक भारी हंगामा मच जाता। खासकर उसके आसपास की महिलाओं को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। विराट को स्त्री पुरुष के रिश्तों को संभालना ठीक से नहीं आता था और इस तरह की उलझी हुई समस्या से निपटना उसके लिए सच में बहुत मुश्किल होने वाला था। सिर्फ यह सोचकर ही विराट के सिर में दर्द होने लगता था। अब जुबैदा और गुरु कावेरी ने उसे बार बार और सख्त हिदायत दी थी कि वह इस बात का किसी के सामने खुलासा न करे, जिससे वह फिलहाल के लिए इस बहुत बड़ी मुसीबत से बच गया था। दुश्मनों से निपटते समय विराट बहुत ही निर्णायक और क्रूर हो सकता था और महत्वपूर्ण मामलों में फैसले लेते समय भी वह बहुत दृढ़ और अचूक साबित होता था। लेकिन जब बात दिल के मामलों या स्त्री पुरुष के रिश्तों की आती थी तो वह बहुत ही असमंजस में रहने वाला इंसान था। इस मामले में यह कहा जा सकता है कि यह विराट की सबसे बड़ी कमजोरी थी। ऐसे मामलों से निपटते समय वह हमेशा झिझकता था और दुविधा में रहता था। उसे डर रहता था कि उसकी एक छोटी सी गलती भी उसके आसपास की महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है, चाहे वह निहारिका हो, शुभांगी हो, शालिनी हो, यामिनी हो या फिर चंपा, सुहाना, लीलावती और अन्य कोई भी हो। विराट उन सभी का बहुत सम्मान करता था। वह नहीं चाहता था कि इनमें से किसी भी महिला को उसकी वजह से कोई भी दुख पहुंचे। विराट हमेशा इन महिलाओं के प्रति एक गहरा आभार महसूस करता था, इसलिए वह उन्हें उदास देखने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। यह ठीक इसी वजह से था क्योंकि वह इन महिलाओं की भावनाओं की इतनी परवाह करता था कि वह दिल के मामलों में इतना हिचकिचाता और दुविधा में रहता था। हालांकि दुश्मनों का सामना करते समय उसे ऐसी कोई चिंता नहीं होती थी। दुश्मनों से निपटते समय विराट के दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द होता था, मृत्यु। वह अपने दुश्मनों की भावनाओं के बारे में नहीं सोचता था। उसका पूरा ध्यान बस इस बात पर होता था कि उन्हें सबसे तेज और अचूक तरीके से कैसे खत्म किया जाए। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप, रहस्यमयी कन्या महाद्वीप। विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार रहस्यमयी कन्या नगर में स्थित सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल पहुंचा और उसने एक अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र औषधि भट्टी खरीदी। इस खरीदारी में विराट के पूरे 5 लाख महाविपत्ति स्फटिक खर्च हो गए। जब उसने यह कीमत देखी तो विराट पूरी तरह से अवाक रह गया। 5 लाख महाविपत्ति स्फटिक, जिसे अगर जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों में बदला जाए तो यह 50 खरब की एक विशाल राशि बनती थी। यह सच में बहुत ही ज्यादा महंगा था। अगर उसने पंचरंग संप्रदाय के नीले मकर सिर वाले उस विशालकाय व्यक्ति को न मारा होता और उससे वो सारे खजाने हासिल न किए होते तो वह इतनी शक्तिशाली चीज खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। भले ही वह तलवार संप्रदाय के खजाने में मौजूद सभी महाविपत्ति स्फटिक और जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग कर लेता, तब भी वह इसे खरीद नहीं पाता। इतनी भारी कीमत ने सच में विराट के दिल को दर्द से भर दिया था। लेकिन जुबैदा को एक शानदार सरप्राइज देने के लिए विराट को अपना दर्द दबाना पड़ा और उस अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र औषधि भट्टी को खरीदना ही पड़ा। इस अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र औषधि भट्टी को खरीदने के लिए उसने नीले मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति से प्राप्त किए गए सभी खजानों को बेच दिया, जिसमें वो अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र त्रिशूल भी शामिल था, ताकि भट्टी खरीदने के लिए पर्याप्त धन जुटाया जा सके। मूल रूप से पंचमकर संप्रदाय के उस नीले मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति को मारना उसके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ था, जिससे उसकी जेबें काफी हद तक भर गई थीं। लेकिन अब इस अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र औषधि भट्टी को खरीदने के बाद उसकी जेबें फिर से लगभग खाली हो गई थीं। युवा मालिक, आज से 1 साल बाद रहस्यमयी कन्या महाद्वीप में स्थित हमारी सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की यह शाखा अपनी एक सदी में एक बार होने वाली भव्य नीलामी का आयोजन करेगी। हम उस समय हमारी सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में पधारने के लिए आपका स्वागत करते हैं। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार का स्वागत करने की जिम्मेदारी संभालने वाली वह खूबसूरत महिला इस इतने बड़े सौदे को पूरा करने के बाद बहुत खुश थी और उसने विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार की ओर देखकर बड़ी ही मीठी मुस्कान बिखेरी। यहां तक कि रहस्यमयी कन्या महाद्वीप की सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की शाखा के लिए भी इतना बड़ा लेन देन पूरा करना बहुत ही दुर्लभ बात थी। यह उसकी किस्मत अच्छी थी कि अन्य प्रबंधकों ने चौथे स्तर के महाविपत्ति लोक वाले इस साधारण से दिखने वाले युवक को कुछ खास नहीं समझा, जिसकी वजह से उसे यह इतना बड़ा सौदा करने का मौका मिल गया। वरना इतने बड़े लेन देन को आमतौर पर अन्य उच्च पद वाले प्रबंधक झपट लेते और उसे तो इसका कोई मौका ही नहीं मिलता। इतने बड़े सौदे को पूरा करने का मतलब था कि उसने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली थी। स्वाभाविक रूप से उसे ऐसे धनी और प्रभावशाली अतिथि को खुश करने की पूरी कोशिश करनी थी। इससे यह सुनिश्चित हो जाता कि अगली बार जब यह विशिष्ट अतिथि यहां आता तो उसे ही लेन देन के लिए चुना जाता। तुमने क्या कहा? तुम्हारी यह शाखा 1 साल बाद 1 सदी में एक बार होने वाली नीलामी आयोजित कर रही है? विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार यह सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। जी बिल्कुल, उस खूबसूरत महिला ने अपनी बड़ी सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। इस सदी की सबसे बड़ी नीलामी में कई शानदार और कीमती चीजें होंगी। युवा मालिक, अगर आप आएंगे तो आपको अपनी पसंद का कोई ना कोई खजाना जरूर मिल जाएगा। हम ठीक है, ठीक है। यह सुनकर विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने जवाब देने से पहले कुछ पल के लिए विचार किया। उस खूबसूरत महिला की बातें निस्संदेह उसे आकर्षक लग रही थीं। उसने पहले भी सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की शाखाओं द्वारा आयोजित नीलामियों का अनुभव किया था और वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि ऐसी नीलामी में कई बेहतरीन चीजें सामने आती हैं। खासकर रहस्यमयी कन्या महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के स्तर की नीलामी में अच्छी चीजों की संख्या काफी ज्यादा होने वाली थी। युवा मालिक, अगर आप नीलामी में शामिल होने आते हैं तो मैं आपके लिए पहले से ही एक निजी कक्ष आरक्षित कर दूंगी। उस खूबसूरत महिला ने विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार की ओर देखा और बहुत ही मीठी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने अंततः सहमति में सिर हिला दिया। वह अभी भी इस तरह की नीलामी में भाग लेना चाहता था। अगर उसे अपनी पसंद का कोई खजाना मिल जाए तो यह बहुत ही शानदार होगा। इसके अलावा अगर उसे कुछ पसंद न भी आए तब भी इतनी भव्य नीलामी में जाकर अपना दायरा बढ़ाना हमेशा ही अच्छा होता है। तो फिर यह तय रहा, मैं आपके लिए एक शीर्ष स्तर का निजी कक्ष आरक्षित कर दूंगी और आपके आने का इंतजार करूंगी, युवा मालिक, उस खूबसूरत महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। मामले को पक्का करने के बाद विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने उस खूबसूरत महिला की ओर देखा और कहा, वैसे मोहतरमा,
क्या आपके पास पूर्वी सागर की ताकतों के बारे में कोई जानकारी है? अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र औषधि भट्टी खरीदने के लिए रहस्यमयी कन्या महाद्वीप के सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की इस शाखा में आने का उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूर्वी सागर की ताकतों के बारे में जानकारी हासिल करना भी था, ताकि भविष्य में पंचमकर संप्रदाय के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जा सके। जी हाँ युवा मालिक, कृपया मेरे साथ आइए। यह सुनकर खूबसूरत महिला ने सिर हिलाया और कहा। फिर वह विराट को उस जगह ले गई जहां सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल खुफिया जानकारी बेचता था। पूर्वी सागर के बारे में खुफिया जानकारी को 4 स्तरों में बांटा गया है, क, ख, ग और घ। युवा मालिक, आप कौन से स्तर की जानकारी खरीदना चाहेंगे? उस खूबसूरत महिला ने विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार को खुफिया जानकारी के बारे में समझाया और फिर उससे पूछा, मुझे का श्रेणी की जानकारी दे दो। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने कुछ पल सोचकर जवाब दिया, जी युवा मालिक। खूबसूरत महिला ने सिर हिलाया, फिर खुफिया जानकारी वाले एक कर्मचारी से काज श्रेणी की जानकारी मंगवाई, उसे विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार को सौंपा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, युवा मालिक, इस काज श्रेणी की जानकारी की कीमत 10,000 महाविपत्ति स्फटिक है। यह सुनकर विराट के मुंह से अचानक एक गहरी सांस निकल गई। उसने मन ही मन कोसा, धत तेरे की, यह तो बहुत महंगा है। 10,000 महाविपत्ति स्फटिक का मतलब है 10 खरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने महाविपत्ति स्फटिक निकाले और बिल का भुगतान कर दिया। अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र औषधि भट्टी खरीदने से उसकी जेबें पहले ही लगभग खाली हो चुकी थीं, और अब इस शीर्ष स्तर की खुफिया जानकारी को खरीदने से वह सच में पूरी तरह से कंगाल हो गया था। पूर्वी सागर की इस शीर्ष खुफिया जानकारी को प्राप्त करने के बाद विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार वहां नहीं रुका। उसने सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल छोड़ दिया, रहस्यमयी कन्या नगर के बाहर एक एकांत जगह पर गया, शक्ति सिंधु महाद्वीप से जुड़ने वाला एक स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित किया और फिर उस स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से शक्ति सिंधु महाद्वीप वापस लौट आया। स्वर्ण ड्रैगन अवतार द्वारा अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र औषधि भट्टी को शक्ति सिंधु महाद्वीप में वापस लाने के बाद उसका असली शरीर उस भट्टी को लेकर जुबैदा के औषधि कक्ष में गया। इस समय जुबैदा पंचम विपत्ति गोलियां बनाने के लिए उसी पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र औषधि भट्टी का उपयोग कर रही थी जो विराट ने उसे दी थी। हालांकि विस्फोट में उसकी षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्र औषधि भट्टी नष्ट हो गई थी, लेकिन यह पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र औषधि भट्टी अभी भी उपयोग करने लायक थी। भले ही इसका उपयोग अधिक उन्नत गोलियां विकसित करने के लिए नहीं किया जा सकता था, लेकिन मौजूदा गोलियों को बनाने के लिए यह अभी भी काफी काम की थी। जुबैदा गोलियां बनाते समय एक छोटी सी धुन गुनगुना रही थी। साफ तौर पर वह बहुत ही अच्छे मूड में थी। जुबैदा, किस बात की इतनी खुशी है? विराट ने उत्सुकता से पूछा। आज की जुबैदा पिछली बार की जुबैदा से बिल्कुल अलग थी। पिछली बार जब वे अलग हुए थे तो वह काफी चिंतित और परेशान थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर चिंता का कोई नामो निशान नहीं था। वह पहले से कहीं ज्यादा उज्ज्वल और हंसमुख लग रही थी। तुम अपने काम से काम रखो, जुबैदा ने उसे तिरछी नजर से देखते हुए पलटकर जवाब दिया। फिर उसने विराट को नजरअंदाज कर दिया और अपनी गोलियां बनाना जारी रखा। यह देखकर विराट थोड़ा झिझका और फिर संकोच करते हुए पूछा, जुबैदा, क्या गुरुजी तुमसे मिलने आई थी? यह देखते हुए कि कुछ दिन पहले गुरु कावेरी ने उसे बुलाकर डांटा था और उसे जुबैदा के साथ अच्छे से पेश आने को कहा था, और अब अपने सामने खड़ी जुबैदा को इतना शांत और हंसमुख देखकर विराट ने अंदाजा लगाया कि गुरु कावेरी ने जुबैदा से जरूर बात की होगी। विराट की बात सुनकर जुबैदा के हाथ रुक गए। वह पलटकर विराट की ओर देखने लगी और घबराहट के साथ बोली, विराट, क्या वरिष्ठ बहन तुमसे भी मिलने आई थी? हाँ, गुरुजी कुछ दिन पहले मुझसे मिलने आई थी और उन्होंने हमारे बारे में बात की। विराट ने बिना कुछ छिपाए सिर हिलाते हुए कहा। वरिष्ठ बहन ने तुमसे क्या कहा? यह सुनकर जुबैदा और भी ज्यादा घबरा गई। वह विराट के दिल में गुरु कावेरी के स्थान को बहुत अच्छी तरह जानती थी। अगर गुरु कावेरी उनके रिश्ते को आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं देती तो इसका विराट पर बहुत गहरा असर पड़ता। हालांकि जब गुरु कावेरी ने पहले इस मामले पर चर्चा की थी तो उन्होंने उसे विराट के साथ अपना रिश्ता जारी रखने से नहीं रोका था, लेकिन फिर भी वह घबराहट महसूस कर रही थी। तुम खुद ही अंदाजा लगाओ, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। जुबैदा के घबराए हुए चेहरे को देखकर वह जानबूझकर उसे चिढ़ाना चाहता था। हालांकि इस स्थिति में जुबैदा बहुत जल्दी चिढ़ जाती थी। विराट, मुझे साफ साफ बताओ, मैं भला क्या अंदाजा लगाऊं? जुबैदा ने उसे घूरते हुए कहा, यहां तक कि अपनी मुट्ठी से उसे एक जोर का मुक्का भी मार दिया और बेचैनी से बोली, गुरुजी ने मुझे बहुत बुरी तरह डांटा। विराट ने हल्की सी आह भरते हुए कहा। यह सुनकर जुबैदा का चेहरा पीला पड़ गया और उसने कांपते हुए पूछा, और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूं। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दे सकता, वरना वह मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। विराट ने जुबैदा की आंखों में देखते हुए कहा। यह सुनते ही जुबैदा एक साथ हैरान भी हुई और खुश भी। उसने विराट को एक और मुक्का मारा और बहुत ही शर्मिंदगी और गुस्से के साथ बोली, विराट, क्या तुम मरना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह सताने की? हालांकि उसने पहले ही इस नतीजे की उम्मीद की थी, लेकिन विराट के मुंह से यह सुनकर अंततः उसके मन को बहुत सुकून मिला। गुरु कावेरी की इजाजत के साथ विराट के साथ उसके रिश्ते को अब पूरी तरह से सुरक्षित मान लिया गया था। आखिरकार जब गुरु कावेरी को भी उनके एक साथ होने पर कोई आपत्ति नहीं थी तो उन्हें किसी और के विरोध की चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जुबैदा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? गुरुजी बहुत समझदार हैं, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे भी क्या उन्होंने पहले ही तुमसे इस बारे में बात नहीं की है? फिर तुम अभी भी क्यों चिंतित हो? मैं इस तरह की बात को लेकर चिंतित कैसे ना हूं? जुबैदा ने उसकी ओर अपनी आंखें घुमाई। जैसे ही वह बोली, वह खुद को रोक नहीं पाई और विराट की बाहों में समा गई और बड़ी ही मिठास के साथ बोली, विराट, आज से हम सच में हमेशा के लिए एक हो सकते हैं। भले ही वे अपने रिश्ते में उस मुकाम तक पहुंच चुके थे, जुबैदा को हमेशा यह डर सताता था कि अगर उनके रिश्ते का सच सबके सामने आ गया तो वह इसे जारी नहीं रख पाएगी। लेकिन गुरु कावेरी के उससे बात करने के बाद यह चिंता हमेशा के लिए दूर हो गई। भले ही किसी दिन विराट के साथ उसके रिश्ते का सच सामने आ भी जाए तो यह ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा, न कि उनके रिश्ते को। गुरु कावेरी की अनुमति के साथ उनके रिश्ते को सबसे बड़ी गारंटी मिल गई थी। गुरु कावेरी को भी यह चिंता थी कि अगर उनका रिश्ता बहुत लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहा तो जुबैदा इस बात को मन में दबाए दबाए बीमार पड़ जाएगी। इसलिए बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने जुबैदा को खोजा और इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया।
अपनी वरिष्ठ बहन के साथ इस बोझ को साझा करने के बाद जुबैदा को अब इस मामले का अकेले सामना नहीं करना पड़ा और न ही उसे लगातार डर के साए में जीना पड़ा। उसे अब अपने साथी शिष्यों के सामने इतना अजीब और असहज भी महसूस नहीं होता था। अगर जुबैदा की यही स्थिति बनी रहती तो एक न एक दिन वह लोगों का शक जरूर पैदा कर देती। इसलिए जुबैदा की चिंताओं को दूर करने और उसका बोझ हल्का करने के लिए गुरु कावेरी खुद उसके पास आई थी ताकि विराट के साथ उसके रिश्ते का खुलासा कर सकें। जैसा कि उम्मीद थी, जब गुरु कावेरी ने उसके मुंह पर ही उसके इस गुप्त रिश्ते का खुलासा किया तो जुबैदा तुरंत घबरा गई और लगभग वहीं बेहोश होने वाली थी। लेकिन जब उसे विराट के साथ रहने के लिए गुरु कावेरी की अनुमति मिली तो जुबैदा तुरंत फिर से खुश हो गई। गुरु कावेरी की अनुमति के साथ उसकी लंबे समय से चली आ रही चिंताएं और घबराहट आखिरकार खत्म हो गईं। गुरु कावेरी के साथ उसकी बातचीत के बाद उसका दिल अब बहुत शांत था और उसे अब पहले की तरह चिंता और घबराहट नहीं होती थी। जुबैदा, गुरुजी ने तुमसे क्या कहा था? विराट ने उसकी पतली कमर में अपनी बाहें डालते हुए उत्सुकता से पूछा। हालांकि वह जुबैदा की प्रतिक्रिया से ज्यादातर बातों का अंदाजा लगा सकता था, लेकिन फिर भी वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि गुरु कावेरी ने उससे आखिर क्या कहा था। वही जो मैंने तुम्हें बताया, जुबैदा ने उसकी बाहों में सिमटते हुए कहा। वरिष्ठ बहन ने मुझे कोई दोष नहीं दिया और हमें एक साथ रहने की अनुमति दे दी। हालांकि उन्होंने मुझे डांटा बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने विराट की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, वैसे विराट, क्या वरिष्ठ बहन ने तुम्हें बहुत बुरी तरह डांटा? बेशक, विराट ने एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया। जब से मैं संप्रदाय में शामिल हुआ हूं, गुरुजी ने मुझे कभी उस तरह से नहीं डांटा था। उसे याद आया कि उस दिन गुरु कावेरी ने उसकी कैसी पिटाई की थी जिससे उसकी बोलती ही बंद हो गई थी। यहां तक कि अभी भी उस बारे में सोचकर वह एक सिहरन सी महसूस कर रहा था। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हें किसने कहा था उनकी बात न मानने के लिए? कहा। जुबैदा, तुम ये क्या कह रही हो? मैंने कब उनकी बात नहीं मानी? जुबैदा की बात सुनकर विराट को लगा कि उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है। उसने चिढ़ते हुए कहा, अगर हम उनकी बात न मानने की बात कर रहे हैं तो यह हम दोनों की ही गलती है। यह बात अलग है कि गुरुजी तुम्हें डांटना सहन नहीं कर सकी, इसलिए उन्होंने अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। विराट अच्छी तरह से जानता था कि गुरु कावेरी अपनी छोटी बहन से कितना प्यार करती थी। विराट, क्या बात है, तुम अभी भी मान नहीं रहे हो? जुबैदा ने थोड़ी नाराजगी जताते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, मुझे गुरुजी से डांट पड़ी है, क्या मैं थोड़ी सी शिकायत भी नहीं कर सकता? विराट ने जल्दी से कहा। जब तुम्हारी वरिष्ठ बहन तुम्हें डांटती है तो तुम बस चुपचाप सुन लेते हो और फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। जुबैदा ने नाक से कोड़ते हुए कहा। अगर तुम नहीं मानते तो यकीन मानो, मैं तुम्हारी वरिष्ठ बहन को बता दूंगी। नहीं नहीं, जुबैदा की बातें सुनकर विराट ने माफी मांगते हुए मुस्कुरा दिया। सच कहा जाए तो उसे थोड़ा डर था कि कहीं जुबैदा जाकर गुरु कावेरी से उसकी शिकायत न कर दे। विराट, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अब से ठीक से व्यवहार करो। अगर तुमने मुझे परेशान करने की हिम्मत भी की तो तुम्हारी वरिष्ठ बहन तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। जुबैदा ने उसकी ओर देखते हुए कहा। जुबैदा, तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें परेशान करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? जुबैदा की बातें सुनकर विराट कुछ न बोल पाने की स्थिति में था। क्या उसमें जुबैदा को परेशान करने की हिम्मत थी? उसे तो अपनी किस्मत का शुक्रगुजार होना चाहिए अगर जुबैदा उसे परेशान न करे तो। अच्छा है, अगर तुममें इतनी हिम्मत नहीं है, जुबैदा ने कुछ गर्व के साथ कहा। इस मामले में वह विराट से काफी संतुष्ट थी। दोनों चुपचाप गले मिले हुए थे। जुबैदा विराट की बाहों में सिमटी हुई थी, एक ऐसी शांति और मिठास महसूस कर रही थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। काफी देर बाद जुबैदा आखिरकार विराट की बाहों से बाहर निकली। वैसे विराट, तुम यहाँ किस काम से आए हो? यह लड़का विराट आमतौर पर तब तक मेरे दरवाजे पर नहीं आता जब तक कि उसके पास कहने के लिए कुछ खास न हो। मैं इस बार तुम्हें एक सरप्राइज देने आया हूं। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। देखो यह क्या है? उसके हाथ की एक लहर के साथ एक विशाल अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र औषधि भट्टी पलक झपकते ही औषधि कक्ष में प्रकट हो गई। अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र औषधि भट्टी को इतनी शक्तिशाली ऊर्जा बिखेरते हुए देखकर जुबैदा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह एक अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र औषधि भट्टी होनी चाहिए, है ना? जुबैदा उत्साह के साथ दौड़कर उसके पास गई। उस विशाल भट्टी के कई चक्कर लगाए, उसके नाजुक हाथों ने उसे बार बार छुआ और बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ पूछा, जुबैदा, तुम्हारी पारखी नजर बहुत अच्छी है। तुमने एक ही नजर में पहचान लिया कि यह एक अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र औषधि भट्टी है। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम बहुत मीठा बोलते हो, जुबैदा ने उसकी ओर आंखें घुमाते हुए कहा। हालांकि ऐसा कहने के बावजूद वह विराट की इस तारीफ से बहुत खुश थी। विराट, यह औषधि भट्टी बहुत महंगी आई होगी, है ना? जुबैदा ने विराट की ओर देखते हुए पूछा। हालांकि वह कम ही बाहर जाती थी और अपना ज्यादातर समय गोलियां बनाने में बिताती थी, लेकिन वह अपने आसपास की दुनिया से पूरी तरह अनजान नहीं थी। जब उसे औषधि विज्ञान के ग्रंथ परचने होते थे तो वह अक्सर पुस्तकालय जाती थी। गुरु कावेरी भी अक्सर उससे मिलने आती थी और बाहर हो रही बातों के बारे में बात करती थी। रूहानी, वह छोटी बच्ची, भी अक्सर आती थी और उसे कई दिलचस्प कहानियां सुनाती थी। वान्या, वह छोटी बच्ची, भी कभी कभी उसकी मदद करने आती थी और उसे बाहर हो रही बातों के बारे में बताती थी। इसलिए जुबैदा दुनिया से पूरी तरह कटी हुई नहीं थी। उसे इन जादुई खजानों की कीमत का सामान्य अंदाजा था। एक अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र औषधि भट्टी, इसका मूल्य निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा विशाल था। मुझे भी ऐसा ही लगता है। विराट ने इस बात से इनकार नहीं किया और मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी मैं उसे तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। विराट की बातें सुनकर जुबैदा को अपने दिल में एक मीठी गर्माहट महसूस हुई। वह अपने प्रति विराट के गहरे प्यार को महसूस कर सकती थी। इस बात ने उसे अपार खुशी और संतुष्टि से भर दिया। पहले मुझे तुम्हारे लिए यह व्यूह स्थापित करने दो, विराट ने कहा। जुबैदा के औषधि कक्ष के विस्तार के बाद से मूल व्यूह अब इसके अनुकूल नहीं रहा था। विराट ने जुबैदा के लिए व्यूह तुरंत स्थापित न करने का कारण यह था कि वह इस औषधि भट्टी के खरीदे जाने का इंतजार कर रहा था। इसके बाद अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र औषधि भट्टी को स्थापित करने के बाद विराट ने इसे केंद्र में रखकर एक नया गोली निर्माण व्यूह स्थापित करना शुरू कर दिया। नए व्यूह को पूरा करने के बाद विराट ने जुबैदा के औषधि कक्ष के लिए एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली रक्षात्मक व्यूह बनाने के लिए काफी मेहनत की। यह रक्षात्मक व्यूह प्राचीन महाद्वीप के कई प्राचीन पेड़ों और उच्च श्रेणी की सामग्रियों का उपयोग करता था, जिससे इसकी रक्षात्मक क्षमताएं बेहद दुर्जेय हो गई थीं। जब तक कोई अमरलोक के स्तर से ऊपर का शक्तिशाली व्यक्ति न हो, यहां तक कि पूरी ताकत से हमला करने वाला एक नवम विपत्ति लोक का विशेषज्ञ भी इसे थोड़ा सा भी हिला नहीं पाएगा। इसके अलावा इस रक्षात्मक व्यूह का एक और कार्य था, औषधि कक्ष में जुबैदा की रक्षा करना। यहां तक कि अगर जुबैदा के गोलियां बनाने की प्रक्रिया के दौरान कोई विस्फोट होता है तो व्यूह की सुरक्षात्मक शक्ति यह सुनिश्चित करेगी कि उसे कोई नुकसान न पहुंचे।
जुबैदा, आओ और इस नए गोली निर्माण व्यूह के प्रभावों को आजमाओ। व्यूह की स्थापना पूरी करने के बाद विराट ने जुबैदा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि उसने जो गोली निर्माण व्यूह स्थापित किया था वह उच्च स्तरीय व्यूह सामग्रियों की कमी के कारण 68वें नक्षत्र से प्राप्त किए गए नए गोली निर्माण व्यूह का केवल प्रारंभिक रूप था, फिर भी यह नवम विपत्ति स्तर की गोलियों को परिष्कृत करने में सहायता करने के लिए पर्याप्त से भी अधिक था। जहां तक उच्च स्तरीय रूपों की बात है, वे वर्तमान में उसके पास मौजूद व्यूह सामग्रियों की सीमा से परे थे। विराट की बातें सुनकर जुबैदा अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाई। वह आगे बढ़ी और विराट के निर्देशों का पालन करते हुए गोलियां बनाने के लिए नए स्थापित किए गए गोली निर्माण व्यूह को सक्रिय करना शुरू कर दिया। कुछ प्रयोगों के बाद जुबैदा को पता चला कि विराट ने उसके लिए जो नया गोली निर्माण व्यूह स्थापित किया था वह पिछले वाले की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली था। गोलियां बनाने में सहायता के लिए इस नए व्यूह का उपयोग करना अविश्वसनीय रूप से आसान था। यह देखकर जुबैदा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इस नए गोली निर्माण व्यूह और अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र औषधि भट्टी के साथ षष्ठम विपत्ति स्तर की गोलियों को परिष्कृत करना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जुबैदा जल्द ही गोलियां बनाने में इतनी मग्न हो गई कि वह अपने बगल में खड़े विराट को लगभग भूल ही गई। यह देखकर विराट के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। जुबैदा, अगर तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है तो मैं अब चलता हूं, विराट ने जुबैदा से कहा। ठीक है, तुम जाओ। जुबैदा ने सिर हिलाया और अपना हाथ हिलाया। जब वह बोल रही थी तो उसका पूरा ध्यान औषधि भट्टी पर ही केंद्रित था। विराट के सवाल का जवाब देते हुए वह कुछ अनमनी सी थी। विराट जुबैदा की इस स्थिति का पहले से ही अभ्यस्त हो चुका था। जुबैदा गोलियां बनाने के प्रति बेहद जुनूनी थी। उसे औषधि निर्माण का दीवाना कहा जा सकता था। एक बार जब वह इसमें मग्न हो जाती थी तो वह बाकी सब कुछ भूल जाती थी। विराट वहां और नहीं रुका। पलक झपकते ही वह जुबैदा के औषधि कक्ष से चला गया। जुबैदा के औषधि कक्ष से निकलने के बाद विराट सीधे शून्य समाधि महाद्वीप में गया, सुवर्ण भूमि संप्रदाय में पहुंचा और अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर अपनी साधना जारी रखी। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप, पूर्वी सागर, स्वर्ण मगर द्वीप। द्वितीय मकर, आज हमारे स्वर्ण मगर द्वीप पर तुम्हारा कैसे आना हुआ? एक भव्य हॉल में स्वर्ण मगरमच्छ के सिर वाला एक विशालकाय व्यक्ति बीच की सबसे ऊंची सीट पर बैठा था। उसने एक बड़ा सा शराब का प्याला पकड़ा हुआ था। शराब का एक घूंट लिया, नीचे बैठे लाल मकर सिर वाले एक विशालकाय व्यक्ति की ओर देखा और उदासीन स्वर में पूछा। स्वर्ण मगरमच्छ के सिर वाला यह विशालकाय व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के पूर्वी सागर का प्रसिद्ध स्वर्ण मगर द्वीप का मालिक था, जो नवम विपत्ति लोक का एक अत्यंत शक्तिशाली विशेषज्ञ था। उसकी ताकत पंचमकर संप्रदाय के प्रमुख से कहीं अधिक थी। नागवंश के अलावा स्वर्ण मगर द्वीप पूरे पूर्वी सागर का निर्विवाद अधिपति था। स्वर्ण मगर हमेशा से ही पंचमकर संप्रदाय जैसी ताकतों को तुच्छ समझता था। बात यह है कि हमारे प्रमुख ने मुझे स्वर्ण मगर द्वीप पर एक दुश्मन से निपटने में द्वीप के मालिक से मदद मांगने के लिए भेजा है। लाल मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति ने कहा। ओह, यह कैसा दुश्मन है जिसे तुम्हारा पंचमकर संप्रदाय भी नहीं संभाल सकता और तुम्हें स्वर्ण मगर द्वीप की मदद की आवश्यकता है? यह सुनकर स्वर्ण मगर द्वीप का मालिक अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया। हालांकि वह आमतौर पर पंचमकर संप्रदाय के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था, लेकिन पंचमकर संप्रदाय अभी भी पूर्वी सागर में एक प्रमुख ताकत था। पंचमकर संप्रदाय का प्रमुख नवम विपत्ति लोक का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था। पूरे पूर्वी सागर में ऐसे बहुत कम दुश्मन थे जिन्हें पंचमकर संप्रदाय भी नहीं संभाल सकता था। नागवंश और उनके स्वर्ण मगर द्वीप के अलावा ऐसा और कौन हो सकता था जो पंचमकर संप्रदाय को मदद के लिए स्वर्ण मगर द्वीप के पास आने पर मजबूर कर दे? इस दुश्मन के पास एक प्राचीन नागवंश के शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा छोड़े गए गुफा खंडहरों का रहस्य है। लाल मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति ने शब्दों को घुमाए फिराए बिना सीधे मुद्दे की बात कही और यह बहुत बड़ी जानकारी सामने रख दी। तुमने क्या कहा? लाल मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति के शब्द सुनकर स्वर्ण मगर द्वीप का मालिक अब बैठा नहीं रह सका। वह अचानक खड़ा हो गया। उसका चेहरा सदमे से भर गया था, यहां तक कि उसके हाथ से शराब का वह विशाल प्याला भी गिर गया। क्या तुम्हारा मतलब उस अवसर से है जो नागवंश को उस समय प्राप्त हुआ था? स्वर्ण मगर द्वीप के मालिक ने लाल मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति को घूरते हुए गहरी आवाज में पूछा। जी हां, यह वही अवसर है। लाल मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति ने सिर हिलाया। अपने सामने खड़े लाल मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति की ओर देखते हुए स्वर्ण मगर द्वीप के मालिक की सांसें भारी हो गईं। वह इस बात की पुष्टि करना चाहता था कि कहीं द्वितीय मकर झूठ तो नहीं बोल रहा। हालांकि द्वितीय मकर के हाव भाव को देखकर वह उसे धोखा देता हुआ नहीं लग रहा था। द्वितीय मकर, क्या तुम्हारा पंचमकर संप्रदाय सच में ऐसा अवसर हमारे स्वर्ण मगर द्वीप को सौंप देगा? काफी देर की चुप्पी के बाद स्वर्ण मगर द्वीप का मालिक फिर से बोला। इतना बड़ा अवसर अगर पंचमकर संप्रदाय को मिल जाता तो निश्चित रूप से उसे छुपा कर रखा जाता। वे स्वर्ण मगर द्वीप को इसके बारे में कैसे बता सकते थे? जो कोई भी इस खबर को सुनेगा उसे जाल होने का ही शक होगा। द्वीप के मालिक, अगर हमारा पंचमकर संप्रदाय उस दुश्मन को संभाल सकता तो हम स्वाभाविक रूप से इतने बड़े अवसर से हाथ धोना नहीं चाहते। लेकिन दुश्मन बहुत ही चालाक है। हमारे पंचमकर संप्रदाय को उसकी चालाकी के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए हमारे पास आपसे मदद मांगने के अलावा कोई और चारा नहीं है, लाल मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति ने कहा। आखिर वह कौन है? स्वर्ण मगर द्वीप के मालिक ने लाल मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति को घूरते हुए पूछा। इस समय उसे अब पहले जैसी सहजता महसूस नहीं हो रही थी। पंचमकर संप्रदाय को इतना भारी नुकसान पहुंचाने वाला दुश्मन कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता था। वह कौन है यह मैं आपको तभी बता सकता हूं जब आप हमारे पंचमकर संप्रदाय की शर्तों से सहमत हो जाएं, लाल मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति ने कहा। कौन सी शर्तें? स्वर्ण मगर द्वीप के मालिक ने पूछा। अगर हम उस दुश्मन को पकड़ लेते हैं तो स्वर्ण मगर द्वीप को उस प्राचीन नागवंश के शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा छोड़े गए गुफा खंडहरों की जानकारी हमारे पंचमकर संप्रदाय के साथ साझा करनी होगी। लाल मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति ने स्वर्ण मगर द्वीप के मालिक की ओर देखते हुए कहा। लाल मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति की बात सुनकर स्वर्ण मगर द्वीप के मालिक ने कुछ देर उसे घूरा और अंततः सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं सहमत हूं। धन्यवाद द्वीप के मालिक। यह सुनकर लाल मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति को बहुत खुशी हुई। तो कृपया द्वीप के मालिक पहले रक्त संधि पर हस्ताक्षर करें। इतना कहकर उसने अपना हाथ लहराया और पहले से ही तैयार रक्त संधि का स्क्रॉल स्वर्ण मगर द्वीप के मालिक की ओर उड़ गया। साधना की दुनिया में मौखिक वादे बिल्कुल अविश्वसनीय होते हैं, इसलिए वादों को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए योद्धा आमतौर पर ईश्वरीय शपथ लेकर या रक्त संधि पर हस्ताक्षर करके एक दूसरे को बांधते हैं।
हालांकि क्योंकि ईश्वरीय शपथ में स्वयं ईश्वरीय नियमों की वर्जनाएं शामिल होती हैं, इसलिए अधिकांश योद्धा इसे छूने की हिम्मत नहीं करते। इसलिए रक्त संधि पर हस्ताक्षर करना योद्धाओं के लिए अपने वादों को बांधने का सबसे आम तरीका बन गया है। स्वर्ण मगर द्वीप के मालिक ने रक्त संधि का स्क्रॉल लिया, उसे खोला और उसकी जांच की। यह पुष्टि करने के बाद कि रक्त संधि के स्क्रॉल पर समझौते में कोई जाल नहीं था, उसने अपने ही रक्तसार के साथ स्क्रॉल पर अपने नाम के हस्ताक्षर कर दिए। रक्त संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद स्वर्ण मगर द्वीप के मालिक ने स्क्रॉल वापस लाल मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति की ओर उछाल दिया और ठंडी आवाज में बोला, अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा वो दुश्मन कौन है? लाल मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति ने स्क्रॉल पकड़ा, उस पर एक नजर डाली और फिर संतुष्टि के साथ उसे रख लिया। वह लड़का चतुर्थ विपत्ति लोक का एक योद्धा है। लाल मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति ने स्वर्ण मगर द्वीप के मालिक की ओर देखते हुए कहा, द्वितीय मकर, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? यह सुनकर स्वर्ण मगर द्वीप के मालिक की आंखों में अंधेरा छा गया और उसने बेहद भद्दे भाव के साथ कहा, महज चतुर्थ विपत्ति लोक का एक योद्धा और पंचमकर संप्रदाय उसे संभाल भी नहीं सकता, क्या मजाक है? द्वीप के मालिक, कृपया घबराएं नहीं, लाल मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति ने स्पष्ट किया। यह लड़का चतुर्थ विपत्ति लोक का कोई साधारण योद्धा नहीं है। उसके पास एक उड़न खटोला है जो आधा अमर दिव्य अस्त्र है, जिससे वह अविश्वसनीय रूप से तेज हो जाता है। इसके अलावा उसकी युद्ध शक्ति भी बहुत ज्यादा है। हमारे पंचम और तृतीय मकर दोनों उसी के हाथों मारे गए हैं। क्या कहा तुमने? तृतीय मकर और पंचम मकर मारे गए? यह सुनकर स्वर्ण मगर द्वीप का मालिक स्तब्ध रह गया। तृतीय मकर और पंचम मकर कम से कम अष्टम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ थे, फिर भी वे मारे जा चुके थे। यह सच में उसकी उम्मीदों से परे था। और तो और द्वितीय मकर के अनुसार तृतीय मकर और पंचम मकर उस चतुर्थ विपत्ति लोक के योद्धा द्वारा मारे गए थे। चतुर्थ विपत्ति लोक का एक साधारण योद्धा अष्टम विपत्ति लोक के 2 विशेषज्ञों को मार डाले। यह बात सुनने में बिल्कुल बेतुकी लग रही थी, लेकिन द्वितीय मकर की प्रतिक्रिया को देखते हुए वह मजाक करता हुआ नहीं लग रहा था। वैसे भी द्वितीय मकर इस तरह की बात पर मजाक तो नहीं करेगा। केवल हमारे तीसरे और पांचवें भाई ही उसके हाथों नहीं मरे, बल्कि यहां तक कि हमारे बड़े भाई को भी उसने चकमा देकर एक विनाशकारी व्यूह के माध्यम से गंभीर रूप से घायल कर दिया है। लाल मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति ने कहा, क्या मुख्य मकर को भी उसने गंभीर रूप से घायल कर दिया? यह सुनकर स्वर्ण मगर द्वीप का मालिक सचमुच सदमे में था, क्योंकि मुख्य मकर नवम विपत्ति लोक का एक सच्चा विशेषज्ञ था। हालांकि मुख्य मकर की ताकत उसके जितनी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह नवम विपत्ति लोक का एक वास्तविक विशेषज्ञ था। ऐसा विशेषज्ञ चतुर्थ विपत्ति लोक के एक मामूली से कीड़े द्वारा घायल कर दिया गया। यह कैसा मजाक है? जी हां, लाल मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति ने बहुत ही गंभीरता से कहा, वह लड़का न केवल बेहद चालाक है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली ताबीज व्यूह मास्टर भी है। वह लड़का एक ताबीज व्यूह मास्टर है। यह सुनकर स्वर्ण मगर द्वीप का मालिक फिर से अवाक रह गया। दक्षिणी स्वर्ग मंडल में ताबीज व्यूह मास्टर बहुत ही दुर्लभ थे। इसके अलावा ताबीज व्यूह मास्टरों के तरीकों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती और सामान्य समझ का उपयोग करके उन्हें समझा नहीं जा सकता। अगर वह लड़का ताबीज व्यूह मास्टर था तो यह थोड़ा बहुत समझ में आता था कि वह ऐसा कर सकता है। द्वीप के मालिक, क्या आपको डर नहीं लग रहा है? लाल मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति ने स्वर्ण मगर द्वीप के मालिक की ओर देखते हुए कहा, द्वितीय मकर, यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? यह सुनकर स्वर्ण मगर द्वीप के मालिक ने उपहास किया, चतुर्थ विपत्ति लोक का एक मामूली सा कीड़ा क्या मेरे डरने के लायक है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पंचमकर संप्रदाय की तरह कूड़े का ढेर हूं? भले ही सामने वाला व्यक्ति एक ताबीज व्यूह मास्टर हो, तो क्या चतुर्थ विपत्ति लोक का कीड़ा अभी भी एक कीड़ा ही है, बस थोड़ी ज्यादा क्षमताओं वाला कीड़ा। यह सुनकर लाल मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति का चेहरा सख्त हो गया। हालांकि उनका पंचमकर संप्रदाय स्वर्ण मगर द्वीप जितना मजबूत नहीं था, लेकिन स्वर्ण मगर द्वीप के मालिक द्वारा इस तरह से अपमानित होना लाल मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति के लिए अभी भी थोड़ा शर्मनाक था। तो फिर मैं स्वर्ण मगर द्वीप की शानदार जीत की कामना करता हूं, लाल मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति ने ठंडी आह भरते हुए कहा। बकवास बंद करो, मुझे विस्तार से बताओ कि वह लड़का कैसा दिखता है और उसकी स्थिति क्या है? स्वर्ण मगर द्वीप के मालिक ने उसकी ओर देखा और कहा, कृपया देखिए द्वीप के मालिक। यह सुनकर लाल मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति ने हवा में अपनी उंगली का इशारा किया और अपने जादू का उपयोग करके विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार की उपस्थिति, आभा और साधना के स्तर का एक चित्र सा बना दिया। उसने विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार की सभी विशेषताओं का भी वर्णन किया। हालांकि स्वर्ण मगर द्वीप के मालिक ने अभी जो कहा था उससे लाल मकर सिर वाला विशालकाय व्यक्ति बहुत नाखुश था, लेकिन यहां आने का उसका उद्देश्य आखिरकार विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार से निपटने के लिए स्वर्ण मगर द्वीप के साथ सहयोग मांगना था। इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से इस संबंध में लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। दोनों पक्षों द्वारा सहयोग के सभी विवरणों को अंतिम रूप देने के बाद स्वर्ण मगर द्वीप ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया। इस बार स्वर्ण मगर द्वीप ने पूर्वी सागर के भीतर विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार के निशानों की खोज करने के लिए अपनी लगभग सभी ताकतों को भेज दिया। इसने न केवल अपनी ताकतों को भेजा, बल्कि इससे जुड़ी हुई ताकतों को भी काम पर लगा दिया। पूरे पूर्वी सागर में ऐसी कई ताकतें थीं जो स्वर्ण मगर द्वीप के अधीन थीं। आखिरकार स्वर्ण मगर द्वीप पूर्वी सागर में स्थित है और इसकी ताकत नागवंश के बाद दूसरे स्थान पर है। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप, पूर्वी सागर, पंचमकर संप्रदाय। चौथे भाई, क्या तुम अपना अपराध जानते हो? श्याम मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति ने नीचे घुटने टेके श्वेत मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति को घूरते हुए ठंडी आवाज में पूछा। उस समय क्योंकि श्वेत मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति ने युद्ध की स्थिति में मैदान छोड़ दिया था, उसने विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार को रोकने का अवसर खो दिया, जिससे वह घेरे से भागने में सफल रहा। इस वजह से उसे विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार द्वारा चकमा दिया गया, जिसने एक विनाशकारी व्यूह का उपयोग करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। श्याम मकर सिर वाला विशालकाय व्यक्ति इस बात से बेहद गुस्से में था। पंचमकर संप्रदाय में लौटने के बाद उसने तुरंत श्वेत मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति को भी वापस बुला लिया था। बड़े भाई, ऐसा नहीं था कि मैं उस लड़के को रोकना नहीं चाहता था, बस उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। श्वेत मकर सिर वाला विशालकाय व्यक्ति नीचे घुटने टेके कांपते हुए बोला। यहां तक कि तीसरा भाई भी उस लड़के के हाथों उस उड़न खटोले का उपयोग करके मारा गया जो आधा अमर दिव्य अस्त्र था। फिर मेरी क्या बिसात? यह सब सिर्फ एक बहाना है, श्याम मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति ने उपहास किया। कुछ भी हो, तुम युद्ध के मैदान से भागने के दोष से नहीं बच सकते। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे भागने के कारण मेरे पंचमकर संप्रदाय के उदय की उम्मीद पूरी तरह से नष्ट हो गई है? हालांकि श्वेत मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति ने जो कहा वह उचित था, क्योंकि उस स्थिति में भागना ही सबसे अच्छा विकल्प था। उस स्थिति में कोई भी योद्धा शायद अपनी जान बचाने के लिए भागना ही चुनता।
हालांकि इस तर्क के बावजूद श्याम मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति का श्वेत मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति को इतनी आसानी से छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। श्याम मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति की बातें सुनकर श्वेत मकर सिर वाला विशालकाय व्यक्ति नीचे घुटने टेके रहा और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। क्योंकि तुमने इतनी बड़ी गलती की है, तुम्हें सजा भुगतनी ही होगी, श्याम मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति ने उसकी ओर देखते हुए कहा। बड़े भाई, आप मुझे क्या सजा देना चाहते हैं? श्वेत मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति ने श्याम मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति की ओर देखते हुए सावधानी से पूछा। मैं तुम्हें सजा दूंगा, मेरी चोटों को ठीक करने के लिए एक दुर्लभ और कीमती खजाने के रूप में, श्याम मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति ने उसे ठंडी नजरों से देखते हुए कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसने अपना हाथ लहराया, पंचमकर संप्रदाय के महाव्यूह की शक्ति को इकट्ठा किया और उसे श्वेत मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति की ओर छोड़ दिया। नहीं, श्याम मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति की बातें सुनकर श्वेत मकर सिर वाला विशालकाय व्यक्ति बहुत घबरा गया। जैसे ही वह संघर्ष करने और भागने वाला था, महाव्यूह की भयानक शक्ति उसकी ओर आ गई। चेहरे पर आतंक और क्रोध के भाव के साथ श्वेत मकर सिर वाला विशालकाय व्यक्ति व्यूह की शक्ति से तुरंत मारा गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि श्याम मकर सिर वाला विशालकाय व्यक्ति सच में इस बात को लेकर उसे मार डालेगा। आखिरकार वह पंचमकर संप्रदाय का चतुर्थ मकर था, इतने सालों का भाईचारा और उसे कोई परवाह नहीं थी। श्वेत मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति को मारने के बाद श्याम मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति ने उसकी लाश पर एक नजर डाली, फिर अपना खून से सना लाल मुंह खोला और श्वेत मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति के शरीर को निगल लिया। वह अब गंभीर रूप से घायल था और विशेष दुर्लभ खजानों और उच्च श्रेणी की गोलियों के बिना यह पता नहीं था कि उसकी चोटों को ठीक होने में कितना समय लगेगा, और उसके लिए ठीक होने का सबसे तेज तरीका एक उच्च स्तरीय दानव को निगलना था। श्वेत मकर सिर वाला विशालकाय व्यक्ति उसके लिए उसकी चोटों को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा प्राकृतिक खजाना था। चौथे भाई, मुझे दोष मत देना। अगर तुम्हें किसी को दोष देना है तो युद्ध के मैदान से भागने और उस छोकरे को जाने देने के लिए खुद को दोष दो। श्वेत मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति को निगलने के बाद श्याम मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। उस प्राचीन नाग शक्ति द्वारा छोड़े गए अवसर को सामने देखते हुए वह इसे प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अगर उसकी चोटें ठीक नहीं हो पाती तो वह इस अवसर के लिए कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता था? भले ही स्वर्ण मकर द्वीप के मालिक ने उनके पंच मकर संप्रदाय के साथ रक्त संधि पर हस्ताक्षर किए हों, उस छोकरे को पकड़ लिया हो और उस प्राचीन नाग शक्ति के रहस्यों को उनके पंच मकर संप्रदाय के साथ साझा किया हो, फिर भी पर्याप्त ताकत के बिना वह उस अवसर के लिए स्वर्ण मकर द्वीप के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अपनी चोटों को जल्द से जल्द ठीक करना था। अरे जरा ठहरिए, अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाएं, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाएं, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। शून्य समाधि महाद्वीप, सुवर्ण भूमि संप्रदाय, अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर। एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार से एक शक्तिशाली आभा प्रस्फुटित हुई। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। 1 साल से अधिक की साधना के बाद इसने दिव्य नाग के 9 रूप के चतुर्थ रूप के द्वितीय स्तर को पार कर लिया था और इसकी ताकत एक बार फिर काफी बढ़ गई थी। 26वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का साधना प्रभाव सच में आश्चर्यजनक था। सिर्फ 1 साल से थोड़े अधिक समय में उसके स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने चतुर्थ रूप के द्वितीय स्तर को पार कर लिया था। विराट को लगा कि उसके स्वर्ण ड्रैगन अवतार की वर्तमान ताकत के साथ यह पूरी तरह से पूर्वी नक्षत्र के 5 शूरवीर जैसे देवर्षि और लव के स्तर के बराबर था। अगर उसका फिर से उस लाल मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति से सामना होता है तो उसने अनुमान लगाया कि वह उसका डटकर मुकाबला कर पाएगा। दिव्य नाग के 9 रूप के चतुर्थ रूप के द्वितीय स्तर को पार करने के बाद विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में अपनी एकांत साधना जारी नहीं रखी। आधे साल में रहस्यमयी कन्या महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की शाखा अपनी सदी में एक बार होने वाली नीलामी आयोजित करने वाली थी और वह इतने भव्य आयोजन को छोड़ नहीं सकता था। उसे इस आयोजन के लिए पहले से अच्छी तैयारी करनी थी। कम से कम उसे पर्याप्त धन की व्यवस्था करनी थी, वरना पर्याप्त धन के बिना इस तरह की नीलामी में भाग लेना बेकार होता। हालांकि अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र औषधि भट्टी खरीदने के बाद विराट की जेबें लगभग खाली हो चुकी थीं। हालांकि उसे स्वरा से 1000 अमर दिव्य स्फटिक मिले थे जब उसने उसे 1 करोड़ किलो भुना हुआ मांस बेचा था, लेकिन इनमें से ज्यादातर स्फटिकों को हरित ने खा लिया था। भले ही उसके पास अभी भी 10 से अधिक अमर दिव्य स्फटिक मौजूद थे, लेकिन उसने सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में उनका उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। चतुर्थ विपत्ति लोक के किसी योद्धा के पास इतनी बड़ी मात्रा में अमर दिव्य स्फटिक होना निश्चित रूप से शक पैदा करता। ऐसे खजानों को सामने लाना उसके लिए केवल मुसीबत ही लाता। इसलिए रहस्यमयी कन्या महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामी में भाग लेने के लिए वह बिल्कुल भी इन अमर दिव्य स्फटिकों का उपयोग नहीं कर सकता था और उसे अन्य तरीकों से ही धन प्राप्त करना था। तलवार संप्रदाय और एकांश के बीच की व्यावसायिक साझेदारी वर्तमान में काफी लाभदायक है, लेकिन यहां तक कि नीलिमा के स्वामित्व वाले नीलिमाया मंडप के लाभों के साथ मिलकर भी यह अभी भी उसकी मांगों को पूरा नहीं करता है। शालिनी मंडप और नीलिमाया मंडप का लाभ तलवार संप्रदाय की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है, लेकिन उच्च स्तरीय खजाने खरीदने की उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए यह काफी नहीं है। अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र औषधि भट्टी खरीदने के बाद विराट समझ गया था कि उस स्तर के खजानों की कीमत सच में कितनी अधिक होती है। उसके स्वर्ण ड्रैगन अवतार के लिए वर्तमान में केवल अष्टम विपत्ति और नवम विपत्ति दिव्य अस्त्र ही उपयोगी हैं। अष्टम विपत्ति स्तर से नीचे के खजाने उसके लिए पूरी तरह से बेकार हैं। उसकी वर्तमान ताकत के साथ साधारण सप्तम विपत्ति दिव्य अस्त्र उसकी शक्ति का सामना नहीं कर सकते। कुछ विचार विमर्श के बाद विराट ने अंततः पंचमकर संप्रदाय पर अपनी नजरें जमा लीं। कम समय में बड़ी मात्रा में धन प्राप्त करने के लिए पंचमकर संप्रदाय को नष्ट करना निस्संदेह सबसे अच्छा तरीका है। आखिरकार नीले मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति को मारने पर उसने काफी धन कमाया था। हालांकि विराट को मारना और लूटना नापसंद था, लेकिन यह बात निर्दोष पीड़ितों पर लागू होती थी। वह पंचमकर संप्रदाय जैसे जानी दुश्मनों के प्रति इतना उदार नहीं होने वाला था। तैयारी करने और गोलियों तथा ताबीजों जैसे पर्याप्त संसाधन साथ लाने के बाद विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार सुवर्ण भूमि संप्रदाय से निकला और पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के पूर्वी सागर की ओर चल पड़ा। हालांकि उसका स्वर्ण ड्रैगन अवतार अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में 1 वर्ष से अधिक समय से एकांतवास में था, लेकिन दूसरे स्तर के 10 गुना समय के तेज होने के कारण बाहरी दुनिया में केवल 1 महीने से थोड़ा अधिक समय ही बीता था।
विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के पूर्वी सागर में पहुंचा और पंचमकर संप्रदाय के ठिकाने की ओर उड़ चला। रहस्यमयी कन्या महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में पूर्वी सागर की ताकतों पर शीर्ष स्तरीय खुफिया जानकारी खरीदने के बाद पूर्वी सागर के बारे में उसकी समझ पहले से कहीं अधिक थी। उस शीर्ष स्तरीय खुफिया रिपोर्ट का उपयोग करके पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के विस्तृत नक्शे के साथ जो उसने पहले खरीदा था, उसे स्वाभाविक रूप से पंचमकर संप्रदाय के ठिकाने का स्थान पता चल गया। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की खुफिया क्षमताएं दुर्जेय थीं। उन्हें पूर्वी सागर में लगभग हर ताकत की स्थिति की पूरी समझ थी। विराट सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की शक्तिशाली खुफिया क्षमताओं की दिल से प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। पंचमकर संप्रदाय के ठिकाने की अपनी यात्रा पर उसका सामना कई मगरमच्छ दानवों से हुआ जो छिपकर उसे घूर रहे थे। यह देखकर विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार की भौहें तन गईं। यह क्या हो रहा है? उसकी दुश्मनी तो सिर्फ पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के पूर्वी सागर में पंचमकर संप्रदाय से थी और उसने पूर्वी सागर में किसी अन्य ताकत से कोई लेना देना नहीं रखा था। ये मगरमच्छ दानव उसे निशाना बनाते हुए क्यों लग रहे थे? जैसे ही विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार सोच रहा था, एक छपाक की आवाज गूंज उठी। उसके चारों ओर समुद्र से शक्तिशाली मगरमच्छ दानव कूद पड़े। इन मगरमच्छ दानवों में अष्टम विपत्ति लोक के 3 और सप्तम विपत्ति लोक के 12 दानव शामिल थे, जो कुल 15 थे, जिन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया। महोदय, इस सबका क्या मतलब है? विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने मगरमच्छ दानवों पर एक नजर डाली और गंभीर चेहरे के साथ पूछा, लड़के, चुपचाप आत्मसमर्पण कर दे और हमारे साथ स्वर्ण मगर द्वीप वापस चल। हो सकता है कि हम तेरी जान बख्श दें, वरना हमें बेरहम होने के लिए दोष मत देना। अष्टम विपत्ति लोक के एक मगरमच्छ दानव ने विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार पर चिल्लाते हुए कहा, स्वर्ण मगर द्वीप से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम लोग यह सब क्या कर रहे हो? विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने मगरमच्छ दानव से पूछा। स्वर्ण मगर द्वीप पंचमकर संप्रदाय से कहीं ज्यादा मजबूत ताकत थी। पूरे पूर्वी सागर में स्वर्ण मगर द्वीप की ताकत नाग वंश के बाद दूसरे स्थान पर थी। उसकी स्वर्ण मगर द्वीप से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो फिर ये मगरमच्छ दानव अचानक उसे निशाना क्यों बना रहे थे? इस बात ने विराट को बहुत उलझन में डाल दिया। बकवास बंद कर, हमारे साथ स्वर्ण मगर द्वीप वापस चल और सब कुछ साफ हो जाएगा। मगरमच्छ दानव ने अपनी विशाल कुल्हाड़ी लहराई और चिल्लाया, आप में से किसी से मेरी न तो कोई दुश्मनी है और न ही कोई दोस्ती। आप लोग अचानक बिना किसी कारण के मुझे अपने साथ स्वर्ण मगर द्वीप वापस चलने के लिए कह रहे हैं। मुझे माफ करना, लेकिन मैं आपके इस आदेश को नहीं मान सकता। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने शांति से कहा, लड़के, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि सीधी उंगली से घी निकालने की कोशिश करो, वरना उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अगर तुम सच में हमें लड़ने के लिए मजबूर करोगे तो तुम्हें बहुत दर्द झेलना पड़ेगा। मगरमच्छ दानव चिल्लाया, हे, तो फिर आजमा कर देख लो। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने यह सुनकर उपहास किया। बिना लड़े हार मान लेना उसके स्वभाव में कभी नहीं था। तू छोकरे, तू अपने भले बुरे को नहीं जानता, हमें बेरहम होने का दोष मत देना। मगरमच्छ दानवों के नेता का चेहरा सख्त हो गया। उसने अन्य मगरमच्छ दानवों की ओर हाथ लहराया और चिल्लाया, जाओ, इस लड़के को पकड़ लो। नेता के आदेश के साथ विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार को घेरने वाले मगरमच्छ दानव तुरंत हरकत में आ गए और उसकी ओर झुंड बनाकर दौड़े। ऐसे हमले का सामना करते हुए विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार के भाव कुछ गंभीर हो गए। अष्टम विपत्ति लोक के 3 मगरमच्छ दानव और साथ में सप्तम विपत्ति लोक के 12 मगरमच्छ दानव, यह गठन कोई साधारण ताकत नहीं थी। विराट ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपना दिमाग लगाया और हजारों लंबी तलवारें और जादुई खजाने तुरंत उसके चारों ओर प्रकट हो गए। उसने इन मगरमच्छ दानवों से लड़ने के लिए दिव्य पंख तलवार व्यूह के चौथे स्तर और लोका आकाश महाविकास तलवार कला का उपयोग किया। समुद्र के ऊपर आसमान में एक अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया। हालांकि एक कप चाय बनाने जितने समय तक लड़ने के बाद विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार जल्द ही खुद को नुकसान में पाने लगा। भले ही दिव्य नाग के 9 रूप के चतुर्थ रूप के द्वितीय स्तर को पार करने के बाद उसके स्वर्ण ड्रैगन अवतार की ताकत बहुत बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी उसे इतने शक्तिशाली घेरे से निपटना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। इन मगरमच्छ दानवों की ताकत कुछ ज्यादा ही दुर्जय थी। अष्टम विपत्ति लोक के उन 3 मगरमच्छ दानवों में से कोई भी नीले मकर सिर वाले उस विशालकाय व्यक्ति से कमजोर नहीं था जिसे उसने पहले अपनी गगन पलायन नौका से मारा था। अष्टम विपत्ति लोक के इन 3 मगरमच्छ दानवों के घेरे से निपटना ही काफी मुश्किल था। सप्तम विपत्ति लोक के 12 मगरमच्छ दानवों की सहायता से तो बात ही क्या थी। यह देखकर कि वह नुकसान में है, विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने अपना हाथ लहराया और अष्टम विपत्ति लोक का एक पुतला बाहर निकाला। यह अष्टम विपत्ति लोक का पुतला नीले मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति की लाश से बनाया गया था। बड़ी मात्रा में उच्च श्रेणी की सामग्रियों को शामिल करने और अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर से तारकीय प्रकाश को अवशोषित करने के बाद इस अष्टम विपत्ति लोक के पुतले के पास काफी युद्ध शक्ति थी। यह अपने पिछले जीवन में नीले मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति से 2 गुना से भी अधिक मजबूत था। इस अष्टम विपत्ति लोक के पुतले के शामिल होने से विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार की स्थिति तुरंत पलट गई। एक पल की सांस लेते हुए विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने एक मध्य स्तरीय नव स्वर्ग दिव्य ढाल ताबीज का उपयोग किया। जैसे ही ताबीज सक्रिय हुआ, एक शक्तिशाली रक्षात्मक ढाल ने विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार को घेर लिया। इस मध्य स्तरीय नव स्वर्ग दिव्य ढाल ताबीज का उपयोग करने के बाद विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने अपना बचाव करना बंद कर दिया और हाथ लहराते हुए गगन पलायन नौका को वापस ले लिया। इससे पहले विराट ने यात्रा करते समय गगन पलायन नौका का उपयोग नहीं किया था, बल्कि पंचमकर संप्रदाय के ठिकाने तक पहुंचने के लिए अपनी ही उड़ान पर निर्भर था। आखिरकार गगन पलायन नौका का उपयोग करना कुछ ज्यादा ही ध्यान आकर्षित करने वाला होता। विराट नहीं चाहता था कि पूर्वी सागर की अन्य ताकतें उसे ललचाई नजरों से देखें, इसलिए वह धीरे धीरे उड़कर चुपचाप यात्रा कर रहा था। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि गगन पलायन नौका का उपयोग न करने पर भी दुश्मन उसका दरवाजा खटखटाने आ ही गए। बूम बूम बूम, विराट के चारों ओर की रक्षात्मक ढाल पर शक्तिशाली हमलों की बारिश होने लगी। क्रैक क्रैक, इन भयंकर हमलों के तहत मध्य स्तरीय नव स्वर्ग दिव्य ढाल ताबीज द्वारा बनाई गई रक्षात्मक ढाल पर दरारें पड़ने लगीं। मध्य स्तरीय नव स्वर्ग दिव्य ढाल ताबीज आखिरकार इतने लंबे समय तक इतने भयंकर हमले का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। हालांकि कुछ सांसों का समय ही पर्याप्त से अधिक था। विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार गगन पलायन नौका पर उड़ गया और उसे पूरी गति से बाहर की ओर दौड़ाने लगा। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार पूर्वी सागर में आते समय अपने साथ कई अमर दिव्य स्फटिक लाया था। उसने पहले ही गगन पलायन नौका के ऊर्जा केंद्र में एक अमर दिव्य स्फटिक रख दिया था।
अपने ऊर्जा स्रोत के रूप में अमर दिव्य स्फटिक के साथ वह बिना किसी रोक टोक के गगन पलायन नौका की उड़ान को नियंत्रित कर सकता था। आखिरकार एक अमर दिव्य स्फटिक में निहित ऊर्जा 10 करोड़ महाविपत्ति स्फटिकों में निहित ऊर्जा के बराबर थी। गगन पलायन नौका की उड़ान को बहुत लंबे समय तक सहारा देने के लिए एक अमर दिव्य स्फटिक ही काफी था। बूम! विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार द्वारा नियंत्रित गगन पलायन नौका के प्रभाव में आकर अष्टम विपत्ति लोक का एक मगरमच्छ दानव सीधा पीछे की ओर छिटक गया। अष्टम विपत्ति लोक के इस मगरमच्छ दानव को टक्कर मारने के बाद विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार का उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। इसने तुरंत गगन पलायन नौ को टक्कर खाए हुए उस मगरमच्छ दानव का पीछा करने के लिए नियंत्रित किया। अष्टम विपत्ति लोक का मगरमच्छ दानव गगन पलायन नौका के प्रहार के पूरे बल से पहले ही गंभीर रूप से घायल हो गया था। अब गगन पलायन नौका के फिर से तेज प्रहार का सामना करते हुए वह भला कैसे बच सकता था। उसके पास अपने दांत पीसने, अपना जादुई हथियार लहराने और गगन पलायन नौका की ओर दौड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक कान फोड़ देने वाली टक्कर के साथ अष्टम विपत्ति लोक का मगरमच्छ दानव एक बार फिर पीछे की ओर उड़ता हुआ गया। यह देखकर अन्य मगरमच्छ दानव तुरंत घबरा गए और अष्टम विपत्ति लोक के मगरमच्छ दानव की सहायता के लिए घटनास्थल की ओर दौड़े। लेकिन इससे पहले कि वे उसे घेर पाते, गगन पलायन नौका को नियंत्रित करते हुए विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने एक बार फिर अष्टम विपत्ति लोक के मगरमच्छ दानव को टक्कर मार दी। इन लगातार प्रहारों के तहत अष्टम विपत्ति लोक के मगरमच्छ दानव ने नीले मकर सिर वाले विशालकाय व्यक्ति के नक्शे एकदम पर चलना शुरू कर दिया और गगन पलायन नौका को नियंत्रित करने वाले विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार द्वारा क्रूरतापूर्वक कुचलकर मार डाला गया। अमर दिव्य स्फटिक द्वारा संचालित गगन पलायन नौका और भी तेज गति से उड़ी और उसने और भी अधिक शक्ति का प्रदर्शन किया। अष्टम विपत्ति लोक का एक मामूली मगरमच्छ दानव इस तरह के भयानक प्रभाव का सामना करने में पूरी तरह से असमर्थ था। अष्टम विपत्ति लोक के मगरमच्छ दानव को मारने के बाद विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने अपना हाथ लहराया, अष्टम विपत्ति लोक के मगरमच्छ दानव की लाश को अपनी ओर खींचा और उसे गगन पलायन नौका पर रख दिया। इस अष्टम विपत्ति लोक के मगरमच्छ दानव से निपटने के बाद विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने गगन पलायन नौका को घुमाया और अगले अष्टम विपत्ति लोक के मगरमच्छ दानव को निशाना बनाया। यह देखकर मगरमच्छ दानवों के भाव बुरी तरह से बदल गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार की आस्तीन में ऐसा कोई तुर्क का पत्ता होगा। अष्टम विपत्ति लोक के 3 विशेषज्ञों और सप्तम विपत्ति लोक के 12 विशेषज्ञों ने चतुर्थ विपत्ति लोक के एक मामूली से कीड़े को घेरकर उस पर हमला किया था। न केवल वे अपने प्रतिद्वंद्वी को पकड़ने में विफल रहे, बल्कि उन्होंने अपने पक्ष के अष्टम विपत्ति लोक के एक विशेषज्ञ को भी खो दिया। व्यूह बनाओ। गगन पलायन नौका को नियंत्रित करते हुए विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार को अपनी ओर फिर से आते देख अष्टम विपत्ति लोक के एक मगरमच्छ दानव ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने अभी गगन पलायन नौका के साथ जो शक्ति प्रदर्शित की थी, उसे देखते हुए इस तरह की शक्ति का सामना करने की क्षमता उनमें से किसी में भी नहीं थी। इस अष्टम विपत्ति लोक के मगरमच्छ दानव के आदेश के तहत अन्य मगरमच्छ दानवों ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से एक रक्षात्मक व्यूह बना लिया। जैसे ही उनका व्यूह पूरा हुआ, विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार द्वारा नियंत्रित गगन पलायन नौका पहले ही उनसे टकरा चुकी थी। बूम! भयानक ताकतें आपस में टकराईं, जिससे तुरंत एक बाहरी कर देने वाली दहाड़ गूंज उठी। इस रक्षात्मक व्यूह के प्रतिरोध के तहत विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार द्वारा नियंत्रित गगन पलायन नौका वास्तव में दसियों हजार मील पीछे की ओर धकेल दी गई। दूसरी ओर मगरमच्छ दानवों द्वारा बनाया गया रक्षात्मक व्यूह हालांकि झटके से हिल गया था, लेकिन अंततः वे बमुश्किल उन्हें रोकने में कामयाब रहे। यह देखकर विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने फिर से गगन पलायन नौका को नियंत्रित किया और उनकी ओर दौड़ा, लेकिन इस बार इसे एक बार फिर इन मगरमच्छ दानवों द्वारा बनाए गए रक्षात्मक व्यूह ने रोक दिया। कई प्रयासों के बाद विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार रुक गया। एक रक्षात्मक व्यूह बनाने वाले और युद्ध के लिए तैयार मगरमच्छ दानवों को देखते हुए विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार गहरी सोच में पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि इन मगरमच्छ दानवों द्वारा बनाया गया रक्षात्मक व्यूह काफी शक्तिशाली था और गगन पलायन नौका की प्रहार शक्ति से इसे तोड़ना शायद आसान नहीं होगा। इस तरह के युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहिए। आखिरकार स्वर्ण मगर द्वीप पर इन कुछ मगरमच्छ दानवों से भी ज्यादा दानव थे। अगर युद्ध लंबा खींचा और उसने अन्य मगरमच्छ दानवों को आकर्षित कर लिया तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा। यह सोचकर विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने एक शक्तिशाली ताबीज निकाला और उसे अपने ऊपर थपथपाया। शक्ति बढ़ाने वाला ताबीज तुरंत प्रकाश की एक धारा में बदल गया और उसके शरीर में प्रवेश कर गया। एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार की आभा कई गुना बढ़ गई। फिर विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने एक पुतला ताबीज निकाला और उसे अपनी ही शक्ल में बदल दिया। उसने इस पुतला ताबीज से बने अवतार को गगन पलायन नौका को नियंत्रित करने के लिए कहा, जबकि उसका अपना स्वर्ण ड्रैगन अवतार नौका से कूद गया। यह सब पूरा करने के बाद विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने तुरंत अष्टम विपत्ति लोक के मकर दानव पुतले को नियंत्रित किया और मगरमच्छ दानवों की ओर दौड़ा। इस बीच पुतला ताबीज से बने अवतार ने गगन पलायन नौका को नियंत्रित किया और मगरमच्छ दानवों द्वारा बनाए गए रक्षात्मक युद्ध व्यूह से सीधे टकरा गया। गगन पलायन नौका ने विशेष रूप से अष्टम विपत्ति लोक के 2 मगरमच्छ दानवों को निशाना बनाया। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने फिर सप्तम विपत्ति लोक के मगरमच्छ दानवों पर हमला किया। अष्टम विपत्ति लोक के मकर दानव पुतले ने भी विशेष रूप से सप्तम विपत्ति लोक के मगरमच्छ दानवों को निशाना बनाया। तीनों तरफ के संयुक्त हमले के तहत मगरमच्छ दानवों द्वारा बनाए गए रक्षात्मक व्यूह को विराट ने जल्दी ही तोड़ दिया। सप्तम विपत्ति लोक के 3 मगरमच्छ दानव विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार और अष्टम विपत्ति लोक के मकर दानव पुतले द्वारा एक के बाद एक मारे गए। अष्टम विपत्ति लोक के एक मगरमच्छ दानव को गगन पलायन नौका द्वारा उड़ा दिया गया। यह देखकर मगरमच्छ दानवों ने वहां रुकने की हिम्मत नहीं की और तुरंत हर दिशा में बिखर गए। विराट ने यह देखकर तुरंत गगन पलायन नौका पर छलांग लगाई और अष्टम विपत्ति लोक के मगरमच्छ दानवों में से एक का पीछा किया। दूसरी ओर अष्टम विपत्ति लोक के मकर दानव पुतले ने सप्तम विपत्ति लोक के मगरमच्छ दानवों का पीछा किया। जल्द ही गगन पलायन नौका उड़ाते हुए विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने अष्टम विपत्ति लोक के मगरमच्छ दानव को पकड़ लिया और उसे मार डाला। अष्टम विपत्ति लोक के मगरमच्छ दानव को मारने के बाद विराट शेष अष्टम विपत्ति लोक के मगरमच्छ दानव का पीछा करने के लिए मुड़ा। दुर्भाग्य से ये मगरमच्छ दानव बिखर रहे थे और भाग रहे थे। उसके द्वारा अष्टम विपत्ति लोक के मगरमच्छ दानव को मारने के बाद अष्टम विपत्ति लोक का दूसरा मगरमच्छ दानव पहले ही गायब हो चुका था।
चूंकि अष्टम विपत्ति लोक का मगरमच्छ दानव भागने के बाद समुद्र की सतह के नीचे गायब हो गया था, इसलिए उसकी आभा का पता लगाना और पानी में उसका पीछा करना कोई आसान काम नहीं था। हालांकि सप्तम विपत्ति लोक के मगरमच्छ दानव, जो अष्टम विपत्ति लोक के मगरमच्छ दानव की तुलना में बहुत धीमे थे, उनमें से कई को भागते हुए देखा जा सकता था। यह देखकर विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने तुरंत गगन पलायन नौका की सवारी की और सप्तम विपत्ति लोक के एक मगरमच्छ दानव का पीछा किया। जल्द ही विराट ने समुद्र तल में सप्तम विपत्ति लोक के मगरमच्छ दानव को पकड़ लिया। मेरे मालिक, मेरी जान बख्श दें! यह देखकर कि उसे विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने पकड़ लिया है, सप्तम विपत्ति लोक का मगरमच्छ दानव घबरा गया और तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और रहम की भीख मांगने लगा। यहां तक कि अष्टम विपत्ति लोक के गुरु भी विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार का मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो फिर वह, जो केवल सप्तम विपत्ति लोक का एक मामूली योद्धा था, क्या कर सकता था? जिद करके विरोध करने से केवल मौत ही मिलेगी। वह अनगिनत कठिनाइयों को सहकर इस मुकाम तक पहुंचा था और उसके पास जीने के लिए कई दिन बाकी थे। वह अभी अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था। तुम जीना चाहते हो? विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने उसकी ओर देखा और पूछा। बेशक मैं जीना चाहता हूं, सप्तम विपत्ति लोक के मगरमच्छ दानव ने जल्दी से जवाब दिया। भला कौन मरना चाहेगा जब वह जी सकता हो? इसके अलावा विराट से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। उसे स्वर्ण मगर द्वीप के मालिक के आदेशों के कारण विराट को पकड़ने के अभियान में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया था। किसे पता था कि यह अभियान इतना खतरनाक होगा? चतुर्थ विपत्ति लोक का यह मामूली सा कीड़ा न केवल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, बल्कि उसकी आस्तीन में बहुत सारे तुर्क के पत्ते भी थे। यहां तक कि अष्टम विपत्ति लोक के 3 विशेषज्ञों और सप्तम विपत्ति लोक के 12 विशेषज्ञ केवल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, बल्कि उसके पास न जाने कितने दांव पेंच भी थे। यहां तक कि अष्टम विपत्ति लोक के 3 और